तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश और दुनिया में क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले देश के बच्चों की जान बचाने के बजाय हाथ खड़े कर दिए नरेंद्र मोदी ने। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का दावा, छठे चरण में भी बीजेपी की होगी बुरी तरीके से हार। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया गया यूक्रेन में, आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी जा रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गोरखपुर से, जी अभी क्या गोरखपुर में लगने वाला है सीएम योगी को बड़ा झटका। चंद्रशेखर रावण का बड़ा दावा, बोले हम जीतेंगे इधर से चुनाव। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे बढ़ गई गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में लगे हाय हाय के नारे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, बोले फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार लाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा होगा। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों एक बार फिर से गैस और दूध के दाम बढ़ने के ऊपर कांग्रेस की सरकार को वार्निंग। बोले देखना चुनाव के बाद बीजेपी फिर से एक बार तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी सत्ता पाने के लिए टीआरएस ने जो है यहां पर 500 करोड़ का ऑफर दे दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नवीन शेख जी रप्पा की जिस तरीके से हत्या हुई है दोस्तों यूक्रेन में, उसको लेकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। बोले एक इंडियन छात्र की मौत हो गई लेकिन प्रधानमंत्री बेशर्मों की तरह करते रहे रैली। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगने वाला है झटका। जी हाँ, छठवें चरण में बीजेपी हारेगी और ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये अखिलेश यादव कह रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान एक अलग ही तौर पर देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों 6 यानी कि जो छठे चरण का चुनाव है वो 7 मार्च को होने वाला है। 7 मार्च को होने वाले इस चुनाव को लेकर दोस्तों सियासी घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा है कि छठवें चरण में बीजेपी का पूर्णतः सफाया हो जाएगा। अखिलेश ने यह दावा किया है कि उनकी 5वें चरण में ही सरकार बन चुकी है, लेकिन बीजेपी इन 2 चरणों में भी बुरी तरीके से हारेगी। अखिलेश ने कहा कि हमें पता है कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, कौन कितना पानी में है। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की झूठी पार्टी है, सबसे बड़ी झूठी, जिसने देश में ना ही विकास किया और उल्टा जो देश की जनता थी उसके साथ विश्वासघात किया है। अखिलेश ने कहा वादा करते हैं सरकार से कि जल्द ही इसको एक सबक मिलेगा और खास कर दोस्तों इस सरकार के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव। चलिए यहां पर अखिलेश ने तो अपने मन की बात सुना दी कि वो बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी छठवें चरण में बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली है। सवाल यही है दोस्तों कि क्या अब उत्तर प्रदेश की जनता ने राह तय कर दी है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने यह सोच लिया कि अब की बार अहंकारी बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है? और ये इस बात का प्रमाण है जो लोगों का गुस्सा हमें देखने को मिल रहा है, खास कर वोटिंग के दौरान के लोग बीजेपी से कटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने एक्शन के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दोस्तों आपको बता दें यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि जो बच्चे फंसे हुए हैं उन बच्चों के बारे में ना सोचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए। भारत के बच्चे जिनके ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिनको दोस्तों ट्रेनों में तक नहीं चढ़ने दिया जा रहा है,
होटलों में खाना नहीं मिल रहा, इंडियंस के लिए नहीं है। अब आप समझिए उन छात्रों को धीरे धीरे कर कर कैसे लाया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों का भी गुस्सा फूटा, वीडियो वायरल हो गया रात के, जिसमें छात्र कहते हुए नजर आ रहा है कि उनको -डिग्री में पटक दिया गया है। आप समझ सकते कितनी ठंड होगी वहां पर, और वहां पर ना कोई साधन है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरीके से केवी से निकले। आपको बता दोस्तों, केवी में बताया जा रहा है कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि में हमला होने के बाद ये सारा जो मैटर है ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑलरेडी हम हमारे भारत के एक स्टूडेंट जो छात्र था उसको खो चुके हैं, नवीन रप्पा को। इससे पहले कि और अनहोनी हो, राहुल गांधी ने सरकार के आगे हाथ जोड़ दिए कि सरकार जल्द से जल्द कोई रणनीति बनाए यूक्रेन से इन बच्चों को निकालने की, वरना दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वहां के हालात कितने खतरनाक होते चले जा रहे हैं। बमबारी, तोपों से हमले और पता नहीं क्या क्या, कितने स्टूडेंट की जान भी जा सकती थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, क्या छठवें चरण में दोस्तों बीजेपी और सपा आमने सामने आ गए? क्या जाति का खेल असल छठवें चरण में शुरू हुआ? दरअसल दोस्तों हम आपको कुछ नाम बताना चाहते हैं जो कि कुछ ये दावा करते हैं कि इस समाज के लोग सिर्फ हमें ही वोट देते हैं और इनके बल पर हम बड़े पैमाने पर चुनाव जीत कर आते हैं। निचली जाति के खास कर दोस्तों, जैसे दलित समाज हुआ, निषाद समाज हुआ, और भी कई समाज हैं जिसमें कई धुरंधर उतरे हुए हैं। पहला नाम तो है दोस्तों ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पिछली बार 5 सीटें जीती थी। इन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश राजभर ने, लेकिन उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से बनी नहीं और उन्होंने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। अब की बार दोस्तों ओम प्रकाश राजभर पूरी जो यहाँ पर ताकत के साथ उतरे हैं। 5 सीटें मिली थी जो कि ओम प्रकाश राजभर को, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक झटका है। दूसरा नाम आता है दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसे नेता है दोस्तों जिनके साथ निचली जाति के ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि दलित समाज हुआ और जो नीचे जाति के लोग होते हैं जिनके साथ दोस्तों बुरा व्यवहार करती है बीजेपी, जिनको खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उन लोगों के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य है। अब 2 नाम आते हैं दोस्तों बीजेपी के, एक है अनुप्रिया पटेल, दूसरे हैं दोस्तों निशान समाज के जो यहाँ पर संजय निशान डॉक्टर, पहले डॉक्टर थे संजय निशान। सवाल ये है दोस्तों, संजय निशान तो बीजेपी में अभी अनुप्रिया को लेकर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जमकर इन लोगों में हंगामा हुआ था। संजय निशान बीजेपी से कट गए थे, लेकिन फिर बीजेपी ने इनको मनाया करा और इनको जो यहाँ पर वापस से अपनी पार्टी में लाए। अनुप्रिया पटेल ने पिछली बार दोस्तों इनको 15 सीटें दी थी और 11 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अनुप्रिया तो बीजेपी में है, लेकिन अनुप्रिया की जो मां है वो सपा में शामिल हो गई है। अब संजय निशान जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं उनको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों जिस जगह जिस निशान समाज की बात संजय निशान कर रहे हैं उसी निशान समाज के ऊपर अब कहीं ना कहीं एक और इंसान है जिसकी नजर पड़ गई है और वो है मुकेश साहनी। आपको बताता चलूं दोस्तों, मुकेश साहनी ने एक बयान दिया है। यह बयान क्या कहता है दोस्तों, इस बयान में मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे थे। बिहार की जो गठबंधन की सरकार है बीजेपी और नीतीश की, एनडीए की, यानी कि गठबंधन की सरकार के एक अहम भूमिका में जो है यहाँ पर मुकेश साहनी भी हैं। उन्होंने 2-3 सीटें जीती थी। अब दोस्तों मुकेश साहनी ने बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। मुकेश साहनी प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिसको भी वोट देना है दो, लेकिन बीजेपी को मत देना, क्योंकि यह हमारे निशान समाज के लिए कुछ नहीं कर रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के साथ गठबंधन में हमारी सरकार बिहार में, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करो। मैंने पीएम मोदी से बात की हमारे निशान समाज के लिए, पीएम मोदी ने कहा कि करेंगे कुछ, लेकिन आज तक कुछ नहीं करा। यही समय निशान समाज को पीएम नरेंद्र मोदी को चोट देने का। मुकेश साहनी ने कहा कि किसी को कांग्रेस को वोट दे दो, सपा को वोट दे दो, चाहे बसपा को दे दो, लेकिन इन तीनों में से उसको देना जो सबसे ज्यादा मजबूत है। और सबसे ज्यादा मजबूत दोस्तों 2 ही पार्टियां हैं, सबसे पहली तो अखिलेश ही है और दूसरी कांग्रेस है। अब सीधे सीधे मुकेश साहनी ने विरोध कर दिया बीजेपी का और साफ कह दिया है कि इन 2 पार्टी में से किसी एक को वोट दे डालो।
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका गोरखपुर में क्या चंद्रशेखर रावण हरा देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को? क्या गोरखपुर की सत्ता बदलने का टाइम आ चुका है? क्या सीएम योगी के गढ़ में ही उनकी करारी हार होने वाली है? ये कई सवाल हैं दोस्तों, इन कई सवालों का मैं आपको जवाब देता हूं। दरअसल छठवें चरण के चुनाव में दोस्तों गोरखपुर मेन माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि यहां से खुद जो सूबे के सीएम हैं यानी कि योगी, वो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके साथ सामने जो खड़े हैं वो है चंद्रशेखर रावण। ये भी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा है। चंद्रशेखर रावण ने यह दावा किया है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हराकर वहां से खुद चुनाव जीतेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, गोरखपुर सीट इसलिए भी ज्यादा मायने रखती है योगी के लिए, ये योगी का गढ़ है। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते दिन चंद्रशेखर रावण ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि वो उनको वहां पर रहने नहीं दे रही गोरखपुर में, कभी उनका रूम छिनवा रही है तो कभी उनके ऊपर हमले हो रहा है। और अब ये दावा किया चंद्रशेखर रावण ने कि वो बाबा को हराकर गोरखपुर की सीट अपने नाम करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, कहीं ना कहीं गोरखपुर योगी आदित्यनाथ के हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए भी आ रहा है क्योंकि गोरखपुर के लिए योगी ने कुछ खास किया नहीं है। अगर आप गोरखपुर के हालात जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल गोरखपुर में कुछ हुआ ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से दोस्तों गैस और दूध के दाम बढ़े, भड़के राहुल गांधी और कांग्रेस। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब कांग्रेस ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि एलपीजी के दाम फिर से बढ़ा दिए गए। आप समझिए, बीच चुनाव में एलपीजी और दूध के दाम बढ़ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, फिर से एक बार चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे। और ये बात तो फैक्ट है दोस्तों। आप लोग कितना ही पीछे हट जाइए, आप लोग कितना ही सोच लीजिए कि अब तेल और के दाम नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के, लेकिन अब देखिएगा कि कितनी तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे। और सरकार ने अब तो बहाना भी सोच लिया। अभी मैं परसों पीएम मोदी का एक भाषण सुन रहा था। उस भाषण में उन्होंने पहले ही आशंका जता दी है, लोगों को पहले ही ये जता दिया है कि वो पेट्रोल के दाम महंगे करेंगे। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कहा कि हम पेट्रोल के जो है वो बहुत ही महंगे दामों में खरीद कर लाते हैं, हमारे घर में पेट्रोल नहीं बनता, हम क्या करें, हमें दाम बढ़ाना ही पड़ते हैं। 1000 करोड़ डॉलर में पेट्रोल खरीदा जाता है। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। अगर आप समझदार हो तो समझ सकते हो, इसका जिक्र ही इसलिए हुआ है ताकि मोदी जी आने वाले समय में पेट्रोल का दाम बढ़ा दें। दूसरी बात दोस्तों, कि जब कांग्रेस पेट्रोल के दाम बढ़ाया करती थी तो नरेंद्र मोदी 2012 और 2013 में ये कहा करते थे कि मनमोहन सिंह साहब जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब प्रधानमंत्री कहते थे कि मनमोहन सिंह साहब को पेट्रोल के दाम कम करने चाहिए, उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता पेट्रोल डलवा के लुटती जा रही है। तो यही बात नरेंद्र मोदी खुद भी अपने ऊपर लागू कर लें, है ना। दूसरी पार्टी को तो बोल दिया, लेकिन अपने लिए क्या। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल यूक्रेन में फंसे छात्रों के बारे में कुछ नहीं कर रही मोदी सरकार, सिर्फ बेशर्मों की तरह उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब यशवंत सिन्हा ने निशाना साध दिया। टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा ने दोस्तों बीजेपी को जमकर घेरा। यशवंत सिन्हा दोस्तों आपको बता दें, जब के नेता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे उनके साथ इनका कैरियर हुआ करता था। फिर यशवंत सिन्हा को मोदी सरकार का कार्यकाल पसंद नहीं आया, वो बीजेपी से बाहर होगा। अब यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी उन यूक्रेन में फंसे बच्चों की मदद नहीं कर रही है। जब वॉर हुआ था एक बार इससे पहले तो किस तरीके से बच्चों को निकाला गया था, वो काबिल तारीफ था। आपको बताता चलूं दोस्तों, यूक्रेन में फंसे बच्चों को लेकर अब यहां पर सीधा सीधा यशवंत सिन्हा ने बोल दिया कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में व्यस्त थे। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ये देखिए, मोदी जी तो उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, इधर एक
बच्चे की मौत हो जाती है नवीन शेखरप्पा की। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। और ऊपर से बीजेपी के मंत्री ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, बहुत ही बेशर्मी वाले, जिन बयान को बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इनके बयान सुनकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से राजस्थान में मच गया घमासान। आपको बताता चलूं दोस्तों, सतीश पुनिया और वसुंधरा राजे, ये दो गुट आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद हो दोस्तों कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है और लगातार राजस्थान में बीजेपी कमजोर भी हो जाती है। क्या आपको याद है दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी को जमकर हार का सामना करना पड़ा है और यही कारण है जो फिर से एक बार अशोक गहलोत ही आते हुए दिखाई दे रहा है राजस्थान में। आपको बताता चलूं दोस्तों, वसुंधरा राजे गुट जो है वो सतीश पुनिया के गुट से भिड़ता रहता है। जहां एक तरफ सतीश पुनिया के समर्थक ये कहते हैं कि आने वाले समय में सतीश पुनिया सीएम के उम्मीदवार होंगे, तो वहीं वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो कहते हैं कि किसी भी हाल में वसुंधरा राजे को सीएम बनाकर रहेंगे, सीएम पद का उम्मीदवार। अब दोस्तों कल वसुंधरा राजे के लिए एक अच्छी सी बात बोलकर चले गए सतीश पुनिया। सतीश पुनिया ने कहा कि वसुंधरा राजे एक अच्छी नेता है, लेकिन दोस्तों वसुंधरा राजे ने एक तरीके से उनको उल्टा ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं अब वो शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। और तलब हो दोस्तों आपको कि 2023 में राजस्थान के चुनाव होंगे, यानी कि 2022 के बाद जब अब 23 आएगा अगला साल, उसमें 2023 में राजस्थान के चुनाव है और इसी दौरान दोस्तों मध्य प्रदेश के चुनाव भी आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि 2023 के बाद 2024 आएगा, यानी कि लोकसभा, और लोकसभा में दोस्तों क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। देश की स्थिति देखिए, राजस्थान की स्थिति देखिए, बीजेपी को हर तरफ झटके पर झटका। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एनसीपी नेता को, जी एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी को गिरफ्तार करना पड़ेगा महंगा, एनसीपी करेगी जगह जगह प्रदर्शन। आपको बता चले दोस्तों, नवाब मलिक के को फंसाने के बाद अब नवाब मलिक के बेटे से भी पूछताछ की बात की जा रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नवाब मलिक के जो बेटे हैं अब उनको भी जो है यहाँ पर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जिसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल इस मामले को लेकर एक तरीके से ये चीज भी सामने आई है कि फराज मलिक जो कि नवाब मलिक के बेटे हैं उनसे पूछताछ होगी, इससे पहले उनकी बेटी से पूछताछ की गई थी। सवाल यही है कि बीजेपी आखिर करना क्या चाह रही है। क्या वो उन लोगों को पकड़ती है, उन पर शिकंजा कसती है जो लोग बीजेपी की पोल खेलते हैं? और नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साथ साथ पूरी बीजेपी को नंगा कर दिया था, ऐसे ऐसे सबूत उन्होंने निकालकर सामने लाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी जिसको आप बेल आइकन भी कहते हैं, उसको जरूर दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हमारा